सोचो एक फैमिली जो 10 दिन पहले स्टूल्स खरीदती है, 5 दिन पहले वायर्स खरीदती है, 2 दिन पहले बैंडेजेस खरीदती है और फिर एक रात वो सब चीजें यूज कर लेते हैं खुद पर। 1 जुलाई 2018 दिल्ली का बुरारी। 10 लोग सीलिंग से लटके हुए, बनियान ट्री के जड़ों के जैसे फॉर्मेशन में। एक 80 साल की दादी दूसरे कमरे में अकेली, सबके हाथ खुद बंधे हुए, सबकी आंखों पर पट्टी। सीसीटीवी में देखा गया कि कोई बाहर से नहीं आया, फैमिली ने सब कुछ खुद ही किया। घर में 11 डायरीज मिली, 11 साल पुरानी। लास्ट एंट्री में लिखा था, पानी का रंग बदल जाएगा, पापा आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो वेट कर रहे थे कि कोई आएगा उन्हें बचाने, लेकिन कोई नहीं आया। आज जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था उस अंधेरी रात में। 1 जुलाई 2018 सुबह 7 बजे पड़ोसी गुरचरण सिंह को कुछ अजीब सा लगा। हर रोज 5 बजे ललित उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। आज ना ललित आया, ना दुकान खुली। दरवाजा अधूरा सा खुला था। गुरचरण अंदर गए। घर बिल्कुल शांत था, इतनी शांति जो नॉर्मल नहीं होती। वो धीरे धीरे पहले फ्लोर पर गए और जो नज़ारा उन्होंने देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। 10 लोग एक सीधी लाइन में सीलिंग से लटके हुए, बिल्कुल एक जैसे पोजीशन में, सबके हाथ पीछे बंधे थे। आंखों पर काला कपड़ा, मुंह पर टेप, जैसे किसी ने सोच समझकर सबको एक ही फॉर्मेशन में रखा हो। दूसरे कमरे में 77 साल की नारायणी देवी, घर की सबसे बुजुर्ग, सबसे कमजोर। ना कोई चीख, ना कोई मदद की आवाज। गुरचरण की एक चीख गूंजी और कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। लेकिन पूरी रात ना किसी ने चिल्लाने की आवाज सुनी थी, ना किसी तरह की भागा दौड़ी। और यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात थी। पुलिस आई तो सबसे पहला सवाल था, ये मर्डर है या सुसाइड? क्राइम सीन देखकर खुद इन्वेस्टिगेटर्स भी कंफ्यूज हो गए। घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, दरवाजा अंदर से बंद था, ना किसी झगड़ा होने के निशान, ना किसी दुश्मनी का रिकॉर्ड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, कोई स्ट्रगल नहीं, किसी के शरीर पर जबरदस्ती के निशान नहीं, मतलब सब कुछ विलिंगली हुआ था। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। रात 11 बजे तक सब नॉर्मल, ना कोई बाहर से आया, ना कोई अंदर से गया। फिर पुलिस ने कमरा डिटेल में चेक किया और वहां मिले 11 रजिस्टर्स, 11 डायरीज, 2007 से 2008 तक हर दिन का लिखा हुआ रिकॉर्ड। सुबह कब उठना है, क्या खाना है, कौन सा काम करना है, बिजनेस कैसे चलाना है। लेकिन सबसे शॉकिंग थी लास्ट एंट्री, 30 जून 2018, कल रात की लिखावट। उसमें डिटेल्स में लिखा था कि अगले दिन एग्जैक्टली क्या होने वाला है। लास्ट डायरी की एंट्री में सब कुछ लिखा हुआ था। रात 12 बजे सब तैयार हो जाएंगे, वायर से हाथ बांधने हैं पीछे की तरफ, आंखों पर पट्टी, मुंह पर टेप, स्टूल पर खड़े होना है, बनियान टी फॉर्मेशन में। जब पानी का रंग बदलेगा तब पापा आ जाएंगे, कोई नहीं मरेगा, सब ठीक हो जाएगा। ये कोई सुसाइड नोट नहीं था, ये एक पूरा रिचुअल का प्लान था। हैंड राइटिंग एनालिसिस से पता चला ये डायरी एक हाथ से नहीं लिखी गई थी। 3 लोग, ललित, प्रियंका और भावनेश की बेटी, लेकिन लिखा गया सब कुछ ललित के इंस्ट्रक्शन पर। अब पुलिस को साफ समझ आ गया था, ये कोई अचानक लिया गया डिसीजन नहीं था, यह 11 साल की प्लानिंग का नतीजा था। लेकिन क्यों, ये सवाल अभी भी बिना जवाब के था। कहानी शुरू होती है 2007 से। फैमिली के बुजुर्ग भोपाल सिंह का निधन हो गया। वो परिवार के हेड थे, सबको गाइड करते थे। उनकी डेथ के बाद छोटा बेटा ललित धीरे धीरे बदलने लगा। वो कम बोलने लगा, ज्यादातर चुप रहने लगा, किले में प्रेयर्स करने लगा। कुछ महीने बाद ललित ने फैमिली को बताया, पापा की आत्मा मेरे अंदर आ गई है, वो मुझसे बात करते हैं, मुझे गाइड करते हैं। शुरू में किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर ललित ने कुछ बातें प्रिडिक्ट की जो सच निकली। बिजनेस बढ़ने लगा, घर की प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगी, पैसे आने लगे और धीरे धीरे फैमिली को लगने लगा शायद सच में कुछ तो है। इसी दौरान 2007 से डायरीज लिखना शुरू हुई, पापा के इंस्ट्रक्शन, ललित के थ्रू। ललित धीरे धीरे फैमिली का नया लीडर बन गया। पापा कह रहे हैं, ये कहना काफी होता था और पूरी फैमिली मान लेती थी। डायरीज में अब हर छोटी बात लिखी जाने लगी, कब सोना है, क्या खाना है, कौन किससे बात करेगा। फैमिली को साफ इंस्ट्रक्शन था, ये सब राज है, किसी को कुछ नहीं बताना। इसके बाद पड़ोसियों से बात कम होती गई, रिश्तेदारों से डिस्टेंस बढ़ता गया, दुनिया सिमट कर सिर्फ घर के अंदर रह गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब जब इंस्ट्रक्शन फॉलो किए गए, चीजों का रिजल्ट अच्छा आने लगा। बिजनेस ग्रो हुआ, हेल्थ ठीक हुई, शादी के रिश्तों की बात चलने लगी। बस 13 दिन पहले प्रियंका की मंगनी हुई, लगभग 3 लाख रुपए खर्च हुआ। ये सब सक्सेस फैमिली के विश्वास को और गहरा कर गई। उन्हें लगने लगा ललित सच बोल रहा है। और इसी तरह 11 साल तक ये साइकिल बिना रुके चलते रहा। जून 2018 में डायरीज में कुछ नया आया, एक स्पेशल रिचुअल, सबसे बड़ा। अगर सक्सेसफुली हुआ तो पापा फिजिकली आ जाएंगे, सब प्रॉब्लम्स खत्म, फैमिली हमेशा साथ रहेगी। डेट थी 30 जून की रात, इंस्ट्रक्शन थी एग्जैक्ट और प्रिपरेशन शुरू हुई। 10 दिन पहले 11 स्टूल्स खरीदे, हर मेंबर के लिए एक। 5 दिन पहले वायर्स, बहुत सारे। 2 दिन पहले बैंडेजेस और टेप्स। 30 जून, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल दिन थी, दुकान खुली, बिजनेस हुआ, शाम को घर गए।
रात 11 बजे लाइट्स बंद हो गई। अंदर फैमिली रिचुअल के लिए तैयार हो रही थी। वो वेट कर रहे थे कि पापा आएंगे उन्हें बचाने। पुलिस ने साइकोलॉजिस्ट को बुलाया, डायरीज दिखाई, फैमिली हिस्ट्री बताई। एक्सपर्ट्स ने एक टर्म यूज किया, शेयर्ड साइकोसिस। इसका मतलब एक इंसान का डिल्यूजन पूरी फैमिली को अफेक्ट कर गया। ललित को एक मेंटल कंडीशन थी, डिल्यूजनल डिसऑर्डर। उन्हें सच में लगने लगा पापा की आत्मा है। ये हेलुसिनेशन था, दिमाग की प्रॉब्लम। लेकिन फैमिली ने इतना विश्वास किया कि सब ने मान लिया। जब रिपीटेडली अच्छा होता रहा, बिलीफ स्ट्रांग हो गया। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये कंफर्मेशन बायस है। अगर बिजनेस बढ़ा तो पापा की वजह से, अगर प्रॉब्लम आई तो पापा नाराज हैं। 11 साल ये विश्वास इतना मजबूत हुआ कि ट्रेजेडी हो गई। आज भी कुछ सवाल हैं। एक, क्या ललित ने प्लान किया या वो भी विक्टिम था अपने डिल्यूजन का? पुलिस कहती है वो मास्टरमाइंड थे, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं वो खुद भी विश्वास करते थे इन सब चीजों में। दूसरा, 15 साल के बच्चे क्यों मान गए? किसी ने रेसिस्ट क्यों नहीं किया? तीसरा, डायरी में लिखा था लास्ट टाइम से ज्यादा स्ट्रांग, मतलब पहले भी ट्राई किया था क्या? चौथा, दादी को अलग क्यों रखा? बाकी 10 एक साथ थे, दादी अकेली। फैमिली में एक और भाई था, दिनेश, वो राजस्थान में था। वो इस सब में नहीं था। उसने कहा ये मर्डर है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्लियर थी, कोई आउटसाइडर नहीं था। जब न्यूज़ पब्लिक में आई, पूरी इंडिया को शॉक लगी इस न्यूज़ से। हर चैनल पर यही था, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग। लोग थ्योरीज बनाने लगे, ब्लैक मैजिक, तांत्रिक, सुपर नेचुरल। लेकिन पुलिस क्लियर थी, ये एक मेंटल हेल्थ इशू था। एक्सपर्ट्स ने एनालिसिस की, साइकोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किया। केस इतना बड़ा हुआ, मेंटल हेल्थ पर डिस्कशन शुरू हुई। पहली बार लोग सीरियसली सोचने लगे कि मेंटल इलनेस इतना सीरियस हो सकता है, कि ब्लाइंड फेथ कितना डेंजरस हो सकता है, कि आइसोलेशन और कंट्रोल वार्निंग साइंस है। बुरारी केस एक टर्निंग पॉइंट बन गया मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए। बुरारी केस से क्या सीखना चाहिए? पहला, मेंटल हेल्थ को सीरियसली लो। अगर ललित को 2007 में थेरेपी मिलती, शायद ये नहीं होता। दूसरा, ब्लाइंड फेथ डेंजरस है, किसी पर भी इतना डिपेंडेंट मत रहो कि सोचना बंद हो जाए। तीसरा, वार्निंग साइंस देखो, बिहेवियर चेंजेस, आइसोलेशन, एक्सेसिव कंट्रोल अगर दिखे तो बात करो, हेल्प लो। चौथा, फैमिली में ओपननेस होनी चाहिए। सीक्रेट्स, आइसोलेशन ये खराब सिग्नल्स हैं। रिश्तेदारों से, दोस्तों से कनेक्टेड रहो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर किसी को जरूरत दिखे तो चुप मत रहो, प्रोफेशनल हेल्प सजेस्ट करो, क्योंकि एक कन्वर्सेशन जिंदगियां बचा सकती हैं। तो ये थी बुरारी केस की कहानी। 11 लोग, 11 डायरीज, 11 साल की प्लानिंग, एक विश्वास जो इतना स्ट्रॉन्ग था कि 11 लोग की लाइफ चली गई। दिल्ली की बुरारी में वो घर आज भी खड़ा है, एक याद की तरह कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया, शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। लेकिन ये केस इंडिया के लिए एक सबक है कि मेंटल इलनेस को इग्नोर मत करो, कि ब्लाइंड फेथ के डेंजर को समझो, कि फैमिली डायनेमिक्स, कंट्रोल, आइसोलेशन ये वार्निंग साइन है। बुरारी सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि अगर किसी को हेल्प की जरूरत हो तो आवाज उठाओ, बात करो, मदद करो, क्योंकि एक छोटी सी मदद 11 जिंदगियां बचा सकती थी। बुरारी का राज अब एक सच बन गया है जो हमेशा याद रहेगा।